हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी की लेक्चर नंबर 1 सीरीज होगी। इसमें आपके पास कोई भी बुक हो और आपका कोई सा भी एग्जाम हो, उन सब के लिए यूजफुल होगी क्लास। जैसे आपके पास आपने लूसेंट पढ़ी होगी, या फिर घटना चक्र पढ़ी होगी, या फिर परमार एसएससी करके बुक आती है, वो भी आपने पढ़ी होगी। तो उन सब का आपको इसमें सार मिल जाएगा। और प्लस जितने भी पीवाईक्यू हैं, उन बेस्ड पर ये बुक या उन बेस्ड पर ये पीपीटी बनी हुई है। ठीक है ना? तो आप प्रॉपर इस वीडियो को लास्ट तक देखो। और हाँ, जो भारत का बेसिक है, जैसे कि पहला चैप्टर हमने इसको चैप्टर वाइज बांट दिया है कोर्स को, तो इसका भारत और इसका स्थान, और इसमें भी जैसे कि ये शेड्यूल दिया है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इनसे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू होंगे, उनको आप प्रॉपर वे में समझ लोगे। ठीक है? और हाँ, लास्ट तक आप देखना, आपका जो पीवाईक्यू अप्रोच सॉल्व करने का, या फिर जो आप पहले पढ़ते होंगे ना, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट, तो वो वैसे ही आएगा इसमें, यानी कि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट हमारा पर्पज रहेगा निकालना। देन सबसे पहले आप समझ लो, ये हमारे कोर्स का शेड्यूल है। तो कोर्स का शेड्यूल में टॉपिक हम इनको कवर करेंगे। अब जैसे इनमें ही ब्रॉड टॉपिक टर्म है, जैसे हमने ओवरव्यू ले लिए टॉपिक्स के। जैसे कि हिमालय, तो हम हिमालय में इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। जैसे फर्स्ट टॉपिक है, तो फर्स्ट में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे भारत का परिचय है, स्थिति एवं विस्तार है, अक्षांश देशांतर है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय डेट वगैरह, इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट है। तो भारत का कितनी लाइन है, यानी कितनी डिग्री पर बन जाती है, देन अंतर कितना है। कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा पर कौन से राज्य स्थित हैं। ऐसे बेसिक क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। सीमाएं तो और पड़ोसी देश हैं, इनको बताइए आप। ठीक है? क्षेत्रफल एवं विश्व में स्थान भारत का कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। देन चरम बिंदु, यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु, ये भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। देन EEZ, यानी कि जो समुद्री तट रेखा होती है ना, उससे दूरी के आधार पर क्षेत्र बांटा जाता है, उसको EEZ बोलते हैं। इसको भी आगे समझेंगे। देन कुछ MCQ PYQ विजिट यहाँ पर साथ में लिंक किए हुए हैं, उनको हम वन बाई वन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? ये हमारा बेसिक, यानी कि एक चैप्टर है। तो ऐसे ही करके एक कोर्स शेड्यूल को मोटे तौर पर हमने इतने रूपों में बांट दिया है। तो चलिए आज हम वन बाई वन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना इंडिया आज का, जैसे इसमें देखो, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है ना? तो वर्ल्ड मैप ये आज ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था। तो पहले कैसे था? तो पहले ऐसा था, यानी कि पूरा विश्व या पूरे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, और महासागर एक साथ जुड़े हुए थे। जो महासागर थे, उनको पैंथालासा बोलते थे। क्या बोलते थे? पैंथालासा, पैंथालासा। और जो यानी महाद्वीप थे, उनको क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया। अब यहाँ पर याद रखना है आपको। देखो, महासागर इट मीन्स बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है? पैंतालासा। और पेंजिया छोटा है ना, पेंजिया छोटा है, तो महाद्वीप कैसे है? छोटा है। तो ऐसे करके कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये पैंतालासा इट मीन्स महासागर है, और पेंजिया क्या था? महाद्वीप था। अब ये पेंजिया था ना, अब ये डिवाइड होता है। डिवाइड होता है तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे ये इक्वेटर लाइन है, पहला लॉरेंसिया और दूसरा गोंडवाना, यानी कि पहला लॉरेंसिया में डिवाइड हो जाता है और दूसरा गोंडवाना में डिवाइड हो जाता है। क्या हम वर्ल्ड के महाद्वीप को समझ रहे हैं? अब ये दो रूपों में डिवाइड हो जाते हैं। यानी अभी देखा था ना पेंजिया, तो पेंजिया दो में डिवाइड हो जाता है, एक तरफ लॉरेंसिया और दूसरी तरफ गोंडवाना। तो गोंडवाना का हिस्सा कौन है? भारत। तो इसीलिए हमें याद रखना है अभी। अब इन दोनों के बीच में था तैतीस सागर। कौन सा सागर? तैतीस सागर बीच में था। तैतीस सागर, तैतीस सागर इनके बीच में था। किनके? एक तरफ लॉरेंसिया था, तो एक तरफ गोंडवाना था। ठीक है ना? इनके बीच में था। अब आओ, अब यही समय के साथ ये कुछ, यानी कि ऐसे विघटन हुआ जूरासिक काल में। देन इसके बाद आज के प्रेजेंट जो महाद्वीप है,
तो वो ऐसे करके बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना है आपको। पहली बात कि इंडिया किसका हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का। किसका है? गोंडवाना हिस्सा हिस्सा है गोंडवाना का। देन अब ये गोंडवाना है तो किस तरफ खिसक रहा है? यानी कि कोई भी महाद्वीप हुआ, जैसे जी इक्वेटर है, ठीक है ना, जैसे यानी अर्थ ग्लोब ले लो आप। अब इस ग्लोब में ना ऊपर का हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे का हिस्सा क्या होता है? साउथ। ये क्या है? अर्थ है, इक्वेटर बीच में से गुजार दो आप, ठीक है ना, विषुवत रेखा को। अब यहाँ पे समझो बेसिक, यानी ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। तो हमने यहाँ पे देखा था ये इक्वेटर से नीचे है क्या? गोंडवाना। तो गोंडवाना इक्वेटर से नीचे है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो इस किस तरफ जा रहा है? ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और देन हमने यानी कि एक कॉन्सेप्ट और भी समझा है क्या, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब, कि यानी कि लंदन की ग्रीनविच शहर से देशांतर रेखा खींची गई थी। तो उसके आधार पर डिसाइड कर दिया कि एक तरफ ईस्ट होगा और एक तरफ क्या होगा? वेस्ट होगा। क्या होगा? वेस्ट होगा एक तरफ। अब ऐसे ही इसमें यानी कि ऊपर क्या हुआ आपका? नॉर्थ, नीचे क्या हुआ? साउथ, इधर क्या हुआ? वेस्ट, इधर क्या हुआ? ईस्ट। तो अब जो आपका गोंडवाना क्षेत्र है वो किस तरफ जा रहा है? लॉरेंस, यानी कि ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। और इधर क्या है? ईस्ट। तो किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। देखो एक प्रश्न लगाओ, अगर लगा लें तो आप आ जाओ, इसी से बस बेसिक तो और ज्यादा लिंक कर ले जाओगे आप, है ना? ठीक है, लगाओ चलो। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पहला बेसिक प्रश्न ये आपसे पूछा है, तो किस गोलार्ध में स्थित है ये बताना है। और देन अगर इसमें एक और प्रश्न ना हो तो भी एक प्रश्न है, वो है कि जो गोंडवाना भूमि है ना, गोंडवाना भूमि, अब ये किस ओर किसकी थी? तो किस ओर? नॉर्थ और ईस्ट की ओर किसकी थी? किस ओर किसकी थी? नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। ये भी घटना चक्र में एक पी बाई क्यू है, ठीक है। और ये प्रश्न लगाओ, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ होगा तो और समझेंगे। भारत किस में गोलार्ध में है? देखो भारत नॉर्थ गोलार्ध में, यस। पूर्वी गोलार्ध में, यस। तो यानी कि इस उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी में नहीं, देन दक्षिणी एवं पश्चिमी गोलार्ध है नहीं। और ज्यादा समझो इसी को, अब आ जाओ। अब यहां तक आपने बेसिक कहानी समझ ली कि भारत गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, भारत गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, और प्रेजेंट में ऐसे करके महाद्वीप बटे हुए हैं, ठीक है। आ जाओ, ये रही आपकी इक्वेटर लाइन। क्या है इक्वेटर लाइन? तो भारत कहां पर स्थित है? ये भारत है। देशांतर रेखा जो कि यानी कि लंदन की ग्रीनविच शहर से, तो उसके यानी ग्रीनविच शहर से एक तरफ हो जाता है आपका ईस्ट और एक तरफ हो जाता है वेस्ट। अगर आप इस तरफ चलोगे तो ईस्ट में जाओगे, अगर इस तरफ चलोगे तो वेस्ट में जाओगे, ठीक है ना। तो अब भारत कौन से में, यानी कि ईस्ट में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। ऊपर क्या है इसका? ऊपर क्या है? नॉर्थ। ऊपर क्या है? नॉर्थ। तो अब भारत कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ साइड में। देन पूर्वी गोलार्ध, यानी कि डायरेक्शंस के आधार पर पूर्वी दिशा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, जैसे कि इसमें ग्रिड लाइन है इमेज में, जैसे कि कुछ ऐसी लाइन है, कुछ ऐसी लाइन है, ठीक है ना। तो जब यानी कि पृथ्वी को यानी नॉर्थ को और साउथ को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो उसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, यानी ये अक्षांश रेखाएं ऐसे। और जब यानी ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर इन दोनों को जोड़ने का काम करें तो वो कौन सी होगी? देशांतर लाइन हो गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ लो। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझो कि हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? देशांतर। और जो वर्टिकल लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको क्या बोलेंगे? अक्षांश। और जो वर्टिकल लाइन होती है उनको क्या बोलेंगे? देशांतर। देख रहे हो, तो साथ साथ में पढ़ते रहो। लेकिन क्या है, ऑब्वियसली अगर एक स्टूडेंट सामने भी बैठे हो ना
तो इससे वो तुरंत निकाल देते हैं कि सर ये नहीं ये। आप भी बताते रहना। देन नेक्स्ट, अभी तक ये सीखा, अब आ जाओ अपने बेसिक पर। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसको समझते हैं। अब भारत का भौगोलिक परिचय। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। देखो इस लाइन को समझो, इस लाइन को समझो। अब एशिया महाद्वीप ये है, इसके यानी कि अब यहाँ पर डायरेक्शन करो, ठीक है। इसके यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट। तो एशिया महाद्वीप के साउथ में स्थित है। क्लियर, यही लाइन है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। देन भारत का आकार अनियमित चतुष्कोणीय है, यानी कि आकार फिक्स नहीं है, कोई जैसे कि आयताकार है ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, ठीक है ना। फिर देन भारत हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। एक तरफ देखो, ये रहा हिंद महासागर, इसके नॉर्थ में क्या है, इंडिया स्थित है। बेसिक बेसिक समझते जाओ, आपके सभी प्रश्न बन जाएंगे। देन अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो इस स्थिति के आधार पर भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने देखा था अक्षांश के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में स्थित था, ऊपर की ओर, यानी कि भारत ऐसे ये इक्वेटर लाइन है, ये ऊपर का नॉर्थ है, नीचे का क्या है, साउथ। तो इंडिया यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, वो इक्वेटर के ऊपर। देन देशांतरी स्थिति के आधार पर भारत कैसा है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध जैसे कि ये अर्थ है, देन इसके एक तरफ ईस्ट, देन एक तरफ वेस्ट, तो इंडिया इस तरफ स्थित है। तो किसमें है, पूर्वी गोलार्ध में। आई होप कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स जितने भी बन रहे होंगे वो सभी दूर हो रहे होंगे, है ना, ठीक है ना। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। ये प्रश्न हमने देख लिया था, अगेन लगाओ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। अब जैसे विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। सबसे पहले रूस है, देन उसके बाद कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, और देन 7वें नंबर पर भारत है। 8वें नंबर पर कौन है, अर्जेंटीना। देखो कई बार क्या होता है कि विश्व में भारत का स्थान पूछ लिया जाता है और प्लस इसका क्षेत्रफल कितना है, जैसे कि 2.4% है, जैसे वैश्विक क्षेत्र का, किसका, इंडिया का है, ठीक है ना। तो ऐसे कहीं पूछ लिया था कि विश्व का क्षेत्र कितना है इंडिया के पास, तो क्रम कौन सा है। कहीं जैसे पीसीएस के एग्जाम में क्या एक लाइन में पूछ लेगा आपसे कि भारत विश्व का 6वां देश है, सबसे बड़ा, गलत है ना, कौन सा है, 7वां। ऐसे पूछ लेगा कि अर्जेंटीना विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, इसमें जैसे पोटेशियम वगैरह ये पाए जाते हैं, तो ये भी आप देख लोगे कि 7वां नहीं 8वां है, तो आप लगा ले जाओगे। और वनडे एग्जाम में तो सीधा पूछा ही जाता है कि विश्व का ऐसा, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखो एक फैक्ट है जनसंख्या के मामले में, क्या है, जनसंख्या के मामले में तो दो डाटा हैं, एक तो 2011 की जनगणना है और दूसरा डाटा है 2025 की जनगणना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 मिलियन लोग रहते थे। देन विश्व में दूसरा स्थान था जनसंख्या के मामले में, 17.5% हिस्सेदारी थी। और फिर यूएनएफए जो कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, उसने रिपोर्ट निकाली थी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसके अनुसार भारत अब कौन से विश्व में जनसंख्या वाला बन गया है, प्रथम, ठीक है ना। और देन विश्व की जनसंख्या कितनी रह रही है, 17.8% रह रही है, कितनी, 17.8% भारत में रह रही है। तो दो डाटा है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए आपसे, तो भारत कौन सा है, दूसरे स्थान पर है, चीन प्रथम फर्स्ट स्थान पर है, फर्स्ट पर है। देन इंडिया अगर 2025 की रिपोर्ट पूछी जाए किसकी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, तो भारत कौन सी जनसंख्या के मामले पर प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा। अपनी जो 2026 की जनगणना होगी उस आधार पर पता चलेगा इंडिया किस संदर्भ में फर्स्ट है या सेकंड है। तो अभी
किसने? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का डाटा है, उसके अनुसार हम प्रथम स्थान पर आ गए हैं। देन भारत में इतने लोग रह रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, चीन में इतने हैं, देन प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा स्लाइड से। अब आ जाओ कि प्रेजेंट में इंडिया में कुल मिलाकर कितने स्टेट हैं। प्रेजेंट में कुल मिलाकर इंडिया में कितने स्टेट हैं? तो देखो अभी प्रेजेंट में कितने? 28 स्टेट हैं प्लस 8 यूटी हैं। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब जैसे कि रिसेंट में कुछ आपका J&K राज्य था, तो इसको दो में मर्ज कर दिया था, यानी दो में चेंज कर दिया था यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में। पहला J&K और जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा क्या था? लद्दाख था। दूसरा क्या था? लद्दाख था। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका था दादरा एवं नागर हवेली और प्लस दमन दीव। तो इनको अब क्या कर दिया? एक कर दिया था। ये लास्ट रिसेंट तक का है। बाकी राज्यों का पुनर्गठन आप देखें ना, राज्यों का पुनर्गठन कौन से राज्य का कब गठन हुआ था, तो ये सब मैंने अपने एक क्लास है राज्यों का पुनर्गठन रिसेंटली अपलोड की है इसी चैनल पर, वहां से आप सीख सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात है तो इनका गठन 1960 में हुआ था, ऐसे नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1963 में। ऐसे रैंडमली सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसमें निमोनिक्स वगैरह सब कुछ बता दिया था क्लास में। ठीक है, देखो अभी राज्य को समझने से पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको पहले इतना काम करना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे लद्दाख ऊपर है, जम्मू कश्मीर इधर है, हिमाचल प्रदेश इधर है, उत्तराखंड इधर है, अरुणाचल प्रदेश इधर आएगा, देन इधर नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो ऐसे करके राज्य के बारे में आप इंट्रो कर लेना, पहले से पढ़ना, अगर नहीं क्लियर हो तो भी बता देना, फिर उसके बाद एक अलग सेपरेट से। और हाँ, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो राजधानी पता ही होनी चाहिए आपको कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। ठीक है ना? अब यहाँ पर बेसिक समझ लो। बेसिक ये है कि अगर ऐसा कोई क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये हमारा हिस्सा क्या है? प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। क्या है? प्रायद्वीप भारत। इस तरफ हिमालय, क्या है? हिमालय है। देन इस तरफ क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना? और देन इस तरफ पाक स्टेट, और ये पूरा क्षेत्र नीचे का हिंद महासागर का क्षेत्र है। बेसिक है, इतना समझ लो, देन आगे बढ़ो। अब आ जाओ कुछ, यानी कि जैसे टॉपिक्स हैं भारत के चरम बिंदु या फिर कर्क रेखा पर कौन से राज्य स्थित हैं, देन उसके बाद टाइम जोन क्या है इंडिया का, ये सब समझेंगे, लेकिन इस इमेज के साथ समझेंगे। ठीक है, जो इमेज कैसा है? हैंडरेटेंस के द्वारा बना हुआ है। देखो पहला अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार समझो भारत का। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, तो देखो अगर हम पहले देशांतर की बात यानी अक्षांश की बात करो, तो अक्षांश में क्या देखोगे कि 68 डिग्री 7 मिनट क्या है? ईस्ट है। ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक चला है। ईस्ट का मतलब पूरब, ईस्ट का मतलब पूरब है। ठीक है ना? और देन ऐसे ही आप इसमें आओगे तो देशांतरी विस्तार कितना है? 37 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ। देन इसके बाद नीचे आओगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा। देन अब इसमें ये भी समझ लो कि अपना नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। देन वेस्ट टू ईस्ट इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई अधिक है और ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई कम है। इतना क्लियर हुआ? अगर एक लाइन पूछी जाए आपसे कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है जबकि
पश्चिम से पूर्व की लंबाई अधिक है, तो क्या होगा, ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। सही क्या है, सही है कि नॉर्थ से लेकर साउथ की अधिक है और वेस्ट से लेकर ईस्ट की कम है। इसकी 2933 है, इसकी 3214 है। ठीक है, बेसिक प्रश्न है, क्लियर हुए। अब नेक्स्ट ये देखो कि अब हम चरम बिंदु देख लें। जैसे कि सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, सबसे साउथ पॉइंट कौन सा है, देन ईस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्ट। थोड़ा सा बेसिक और समझो। आप कुछ लोग होंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर क्या है, ईस्ट है। इतना तो क्लियर होगा पहले से, नहीं होगा तब भी। अब देखो, यानी कि ऊपर क्या है, लद्दाख है, इमेज ओल्ड है, ऊपर क्या है, लद्दाख है। तो लद्दाख में सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, इंद्राकोल। देन वेस्ट, वेस्ट क्या है, गुजरात में। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोहर मोता या गोहर मोता, कभी कभार इनको दोनों लिखते हैं, गोहर मोता भी लिख देते हैं, गोहर मोती भी लिखते हैं। और कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि ये भी ना लिखकर क्या लिखा होता है, सर क्रीक लिखा होता है, सर क्रीक। लेकिन ये एक्चुअल में कोई सीमा स्थान नहीं है, बल्कि ये इंडिया और पाकिस्तान के समंदर में एक विवादित क्षेत्र है। क्या है, विवादित क्षेत्र है। तो इसको यहाँ पर भी समझ लो, कई बार ये भी ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा, सर क्रीक होगा। देन ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या होगा, किवितु होगा। ईस्ट में क्या होगा, किवितु, जो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश का है। एक बार अगेन आ जाओ, इससे समझो। यानी भारत के चरम बिंदु या एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा, कहां पर है, लद्दाख में। दक्षिणी पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दक्षिणतम यानी कि मुख्य भूमि का जी, इंदिरा पॉइंट है ना, दक्षिणी पॉइंट, वो अंडमान सागर में है। और जो मुख्य भूमि का हिस्सा है वो कौन सा है, कन्याकुमारी का। कहां पर, दक्षिणी यानी मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ऐसे ये इमेज है आपका, तो इसमें यहाँ कन्याकुमारी है, तो इसमें ये क्षेत्र है कैप कोमोरिन, जो कहां पर है, तमिलनाडु में। देन सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु किबितु है, जो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश का है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोहर मोती है, जो कहां पर है, गुजरात में है, जो कहां पर है, गुजरात में। देन कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम रिलेवेंट है, जैसे कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया था कि इंदिरा, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो इसका पुराना नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट। 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा पॉइंट रखा गया था। क्या रखा गया था, इंदिरा पॉइंट रखा गया था। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद इंदिरा पॉइंट का कुछ भाग समुद्र में धंस गया, फिर भी यही भारत का दक्षिणी बिंदु माना जाता है। देखो, ये बताया था ना आपको कि कुछ पुस्तकों में सर क्रीक का उल्लेख मिलता है, लेकिन यदि प्रश्न भारत का पश्चिम बिंदु पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा, गोहर मोती गुजरात होगा। सर क्रीक एक सीमा विवाद है, न कि भारत का एक चरम बिंदु। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, अभी तक क्लियर है ना इतना। आगे बढ़े, देन नेक्स्ट। अब एक प्रश्न ट्राई करो, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये लगाओ। चलो, क्या इसका राइट आंसर, अभी देखा था ना, इंदिरा कॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, अभी हमने इमेज में देख चुके थे कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 तक। भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में पूर्णतः स्थित है, ये भी हम समझ चुके थे। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। देन भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अभी तक इतना सीखा था, वो सब कुछ इसमें है, नोट्स में है। देन अब आ जाओ कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पहले एक इमेज में आओ, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, इसमें आओ,
कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बेसिक है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, देन झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, देन मिजोरम। तो ऐसे करके 8 राज्यों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। तो पहला प्रश्न, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, यानी कि भारत को काटती है। तो कितने पॉइंट पर, कितने अक्षांश पर? 23 सही 1/2 डिग्री पर काटती है। कितने? 23 सही 1/2 डिग्री पर, यानी कि 23.5। ठीक है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पे आओ, कर्क रेखा अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लगा है? क्योंकि इंडिया किसमें है? नॉर्थ में, न कि साउथ में। ठीक है ना, नॉर्थ गोलार्ध में। भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है कौन? कर्क रेखा। जैसे कि ये इंडिया है तो यहाँ से गुजरती है, तो ऊपर का हिस्सा अलग हो गया इंडिया का, देन इधर अलग, तो बराबर, यानी कि 2 हिस्से हो गए अलग अलग। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी देखे थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हैं 8। जैसे कि ट्रिक है, एक ट्रिक क्या है? मित्र पर गमचा जा। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, जैसे कि M फॉर मिजोरम, फॉर त्रिपुरा, P फॉर पश्चिम बंगाल, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़, झ फॉर झारखंड। तो ऐसे करके इनको याद कर सकते हो, र फॉर राजस्थान। ये इसका ट्रिक है। इनको आपने यहाँ पर भी समझ लिया है ना इस चित्र में। अब आ जाओ एक सबसे पॉइंट, कि कर्क रेखा है भारत में 8 राज्यों से, लेकिन विश्व में कितने देशों से? 17 देशों से होकर गुजरती है लगभग, है ना। अब कर्क रेखा जो भारत की राज्य है ना, 8 राज्य, तो उनके शहर कौन से नजदीक कर्क रेखा के? जैसे गुजरात का शहर कौन सा है? जसदान। तो राजस्थान का कालिंजर, ये कर्क रेखा के आसपास स्थित हैं, वो वाले शहर है। मध्य प्रदेश का शाजापुर, छत्तीसगढ़ का सोनहाट, झारखंड का लोहरदगा, देन पश्चिम बंगाल कृष्णनगर, त्रिपुरा का उदयपुर। कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर है उदयपुर। मिजोरम इम्फाई, है ना। देन नेक्स्ट एक है फैक्ट, कि भारत की जो माही नदी है, वो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार जब राजस्थान में बहती है, दूसरी जब राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसीलिए याद रखना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ये एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे PCS का, पूछा जाता है लाइन बाई लाइन। देन नेक्स्ट, अब हमने कर्क रेखा से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। देन आगे आओ, ये पूरा फैक्ट है, इसको हम समझ चुके हैं। अब आ जाओ एक प्रश्न करो, लगाओ चलो, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? मैंने ये नहीं पूछा है कि इन कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, मैंने ये पूछा है कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है। अब बताओ चलो। गुजरात से गुजरती है, हाँ गुजरती है। झारखंड से गुजरती है, गुजरती है। त्रिपुरा से यस, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। देन नेक्स्ट, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कितना है? 82 यानी 82.5, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व, ईस्ट है, यानी भारतीय मानक समय का कितना देशांतर है? 82.5 डिग्री। देन यानी GMT जो ग्रीनविच का, लंदन का ग्रीनविच शहर है, वहां से 0 स्टार्ट होता है। तो पहला आवर्स यानी कि पहली घड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये ग्रीनविच शहर से लेकर इंडिया तक आते हैं, तब तक 5.5 घंटे का अंतर मिलता है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर मिलता है। GMT से इतना आगे है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरती है क्या? भारतीय मानक समय रेखा। और इस पर यानी कि 5 राज्य स्थित हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इनको आप इमेज में भी देख लो एक बार। इमेज में आओ, इसमें आ जाओ। जैसे ये भारतीय मानक समय रेखा है, तो पहला यूपी, देन MP, देन छत्तीसगढ़, देन उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यहां पर हमें ये समझना है कि जो MP है और प्लस छत्तीसगढ़ है, ये दोनों राज्य
कर्क रेखा पर भी आते हैं और प्लस भारतीय मानक समय रेखा पर आते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ऐसे दो कौन से राज्य हैं जो कर्क और मकर दोनों रेखाओं पर आते हैं। तो कौन से दो राज्य हैं? मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां तक क्लियर? मेरे साथ प्रिंस बैठे हैं सामने ही, अगर उनको क्लियर हो रहा होगा तो ऑब्वियसली आपको भी क्लियर हुआ होगा। तो मुझे प्रिंस बोल रहे हैं अभी कि हाँ क्लियर है, आगे बढ़ो। देन नेक्स्ट, कर्क रेखा हम समझ चुके हैं, मानक समय रेखा समझ चुके हैं। देन फिर अब एक और फैक्ट है वो समझ लो, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। तो कर्क रेखा एवं कितनी है? जो पूर्वी देशांतर मानक समय 82-82.5 डिग्री, और कर्क रेखा कितनी है? 23.5 के आसपास है ना, 23.1/2 डिग्री। देन कोरिया जिला बैकुंठ यानी कोरिया जिला छत्तीसगढ़ का है। तो वहां क्या होता है कि वहां एक दूसरे को ही काटते हैं, कौन? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय। तो कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का? कोरिया जिला, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं। तो हमने अभी देखा था ना, छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों राज्यों में, दोनों ऐसे राज्य हैं जो किस पर स्थित हैं? एक कर्क रेखा पर भी और दूसरे भारतीय मानक समय। और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय दोनों रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में। एक प्रश्न ट्राई करो अब आप, भारतीय मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? अभी सीखा था ना, 82.30 यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है ना। देन नेक्स्ट, अब आ गए हम कि भारत है उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किन किन से लगती हैं। पहले हम स्थलीय समझेंगे, देन उसके बाद तटीय समझेंगे। ठीक है, तो पहले स्थलीय समझते हैं। आ जाओ एक बार इमेज पर, थोड़ा सा आइडिया ले लो, उसके बाद क्लियर करेंगे। देखो, जैसे ये इंडिया आपका पूरा है ना, तो एक तरफ आपका पाकिस्तान, देन इस तरफ अफगानिस्तान, इस तरफ चीन है, देन इस तरफ आओगे तो म्यांमार मिलेगा, बांग्लादेश, ये भूटान, ये नेपाल है। देन नीचे आओगे तो श्रीलंका, इधर आओगे तो और मालदीव। तो ऐसे करके हमारी बाउंड्री है। अब इन बाउंड्री को हम समझते हैं कि किसकी सबसे ज्यादा लगती है, किसकी किन राज्यों से लगती है, या कौन सा राज्य जो तीनों ओर से किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ये सब बेसिक प्रश्न होंगे, वो सब हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न ये बनता है स्थलीय सीमा से कि सबसे ज्यादा किस देश की सीमा लगती है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि इस देश से कितने राज्य सीमा शेयर करते हैं। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, उनको हम वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले यानी कि बांग्लादेश की लगती है, चीन की लगती है, पाकिस्तान की लगती है, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इनकी हमारी स्थलीय सीमा लगती है। अब इसमें यानी सबसे ज्यादा किसकी लगती है? बांग्लादेश की, देन उसके बाद चीन की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की। इनका यानी कि क्रम है ये कि सबसे ज्यादा किसकी लगती है भारत के साथ सीमा और सबसे कम लगती है किसकी। तो एक ट्रिक है बचपन में MBA, तो इससे याद कर लेना कि सबसे ज्यादा किसकी लग रही है बचपन, यानी कि B फॉर बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की सबसे ज्यादा लगेगी, फिर उसके बाद चीन की, फिर उसके बाद पाकिस्तान की, देन उसके बाद नेपाल की। ये कैसा है? सबसे ज्यादा से कम की ओर बढ़ रहे हैं। अगर कम से ज्यादा की ओर बढ़े तो उस क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम, और बड़े से नीचे अवरोही। तो एक प्रश्न ट्राई करो, भारत का पहले यानी भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम लगाओ, अगर आपको आरोही क्रम पता होगा तो आप प्रश्न लगा लोगे इसको। तो आरोही क्रम क्या बोलता है? छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है ना। तो आरोही क्रम में लगाओ सबसे पहले। तो इसमें आप उल्टा नहीं चलोगे कि चीन बांग्लादेश से नहीं स्टार्ट करना है, यानी कि कम से स्टार्ट करना है। तो कम से कहां से स्टार्ट करोगे? शून्य, यानी कि 1-2 से स्टार्ट करना है। तो पहले क्या करोगे आप? पहले नेपाल, देन उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन और फिर बांग्लादेश, है ना। ऐसे करोगे ना। सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है लास्ट में? बांग्लादेश की। बड़ा आएगा लास्ट में आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? B। देन इतना समझ लिया आपने। अब देखो कि बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की किन किन से सीमा लगती है। पहला तो बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, देन मिजोरम, फिर असम, यानी कि 5 राज्यों से सीमा लगती है। 5 राज्यों से, तो इमेज में देखते रहो।
इमेज में देख रहे हैं, तो इमेज में देखो, इमेज में क्या है, तो जैसे कि बांग्लादेश, बांग्लादेश, कुर्सी रख लो ना इधर, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में ये रहा आपका बांग्लादेश, एक तरफ मेघालय, दूसरा तरफ यानी त्रिपुरा हो गया आपका, देन असम की लगी रही है, देन पश्चिम बंगाल, देन पश्चिम बंगाल के इधर कौन सा है, मिजोरम। तो ऐसे करके बांग्लादेश से 5 हो गए, कितने हो गए, 5। देन ये रहा ना आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। अब आ जाते हैं चीन पर। तो चीन की कितने राज्यों से सीमा लगती है, लद्दाख यूटी से, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सेम इमेज है। देन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र है ना, तो उस संदर्भ में लद्दाख की सीमा चीन से भी और पाकिस्तान से भी, दोनों संदर्भ में हम डाल देते हैं। अदरवाइज वैसे देखें तो उसमें यानी जैसे ओरिजिनल के आधार पर देखना है, तो ओरिजिनल में अपनी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है उस समय, लद्दाख के समय, लेकिन अफगानिस्तान से सीमा लगती है, वो क्षेत्र किसके पास है अभी, वो पीओके यानी पाकिस्तान के पास है। तो इस संदर्भ में कभी अगर कंफ्यूजन पॉइंट ये बनेंगे तो दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तभी पूछेगा, अदरवाइज डाउट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देन नेपाल के साथ क्या सीमा लगती है किन राज्यों की, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। देन भूटान है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, पीओके, जो पीओके वाला क्षेत्र है ना उसी के साथ। एक बार इनको इमेज पर भी आप याद कर लेना, वो ज्यादा बेस्ट है। जैसे कि इस इमेज से आओ, पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा लगेगी, जैसे गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, देन पंजाब हुआ, J&K हुआ, लद्दाख हुआ, तो इन किन की सीमा आ जाएगी, पाकिस्तान के। चीन के साथ जैसे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये रहा आपका सिक्किम, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, तो किसके साथ जाएंगे, ये जाएंगे चीन के साथ। और फिर जैसे कि आपका भूटान है, तो भूटान किसके साथ सीमा शेयर करेगा, सिक्किम के साथ शेयर करेगा, पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करेगा, असम के साथ शेयर करेगा सीमा, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा शेयर करेगा। नेपाल है, तो नेपाल किन के साथ करेगा, सिक्किम के साथ करेगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ शेयर करेगा। तो ऐसे करके बाउंड्री आप याद कर सकते हो इनकी। आपने जो बुक पढ़ी होगी खासकर एसएससी बर्मा, तो उसमें ट्रिक्स भी दी हैं साथ में, उन ट्रिक्स को आप एक बार देख लेना। मैं यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल एक फ्लो में चलता रहे, वो ज्यादा बेस्ट है। ये प्रश्न आप क्लियर हुआ होगा, आरोही क्रम, ठीक है ना। देन अब आ जाओ कुछ, यानी कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। नोट करके, भारत के 16 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। भारत की समुद्री सीमा वाले ऐसे कौन से देश हैं, तो समुद्री सीमा यानी कि इनके साथ समुद्र की सीमा शेयर होती है कहीं ना कहीं, तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इनके साथ भारत क्या करता है, समुद्री सीमा शेयर करता है। स्थल और समुद्री सीमा ऐसे किन, यानी ऐसे कौन से देश हैं जिनके साथ हम दोनों सीमा शेयर करते हैं, स्थल और समुद्री, तो कौन से देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इनके साथ हम समुद्री और प्लस स्थलीय दोनों सीमा शेयर करते हैं। देन केवल समुद्री सीमा शेयर करते हैं तो उनके साथ जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है, इनके साथ हम केवल समुद्री सीमा शेयर करते हैं। तो एक प्रश्न ट्राई करो, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ केवल समुद्री सीमा शेयर करता है, केवल स्थलीय नहीं होनी चाहिए, तो केवल कौन सा है, श्रीलंका। बाकी म्यांमार बाउंड्री है यानी स्थलीय सीमा है, पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा है, बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा है, बट ओनली श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा नहीं है, बजाय कि उसके कैसे है, जलीय सीमा है, समुद्री सीमा है। अब आ जाओ, यानी कि एक तरफ देश है, दूसरी तरफ है सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। तो एक तरफ यानी बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सी राज्य करता है, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है। नेपाल, तो नेपाल के साथ यूपी सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है। म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा शेयर सबसे ज्यादा करता है।
देन भूटान है, तो भूटान के साथ सबसे ज्यादा शेयर कौन करेगा? असम करेगा। फिर इसके बाद पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ कौन सीमा शेयर करेगा सबसे ज्यादा? राजस्थान। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश करेगा। यहां तक क्लियर? देन कुछ बेसिक फैक्ट हैं। फैक्ट ये है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। दूसरा है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। कौन सा क्षेत्र? पीओके वाला, पाक अधिकृत कश्मीर वाला। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। अब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है राज्यों के साथ? तो कौन सा राज्य है? यूपी 8 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, प्लस एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश के साथ। कौन सा? दिल्ली। तो 8 कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ, एमपी के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और झारखंड के साथ, देन बिहार। इन 8 राज्यों से सीमा शेयर करता है। तो एकमात्र राज्य सर्वाधिक सीमा शेयर करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी। केवल एक राज्य के साथ सीमा शेयर करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जैसे सिक्किम है तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा करता है केवल एक से। मेघालय तो वो असम के साथ शेयर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इनको इमेज में भी देख लो। जैसे मेघालय ये रहा आपका, तो किसके साथ? असम के साथ। सिक्किम तो किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट है अब 3 देशों के साथ सीमा शेयर करने वाले ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा शेयर करता है। पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल और भूटान और बांग्लादेश। यानी कि ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं। लद्दाख यूटी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। एकमात्र यूटी जो 3 राज्यों से 3 देशों से सीमा शेयर करता है। देन एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अभी देखा था लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा शेयर करता है। उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान इनके साथ सीमा शेयर करता है। असम बांग्लादेश, भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान के साथ सीमा शेयर करता है। मिजोरम के साथ बांग्लादेश और म्यांमार सीमा शेयर करते हैं। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसके यानी नाम क्या क्या दिए हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत पाकिस्तान बाउंड्री है, उस रेखा को क्या नाम दिया गया है? भारत चीन रेखा को क्या नाम दिया है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में भी, कभी कभार मैचिंग में आ जाएंगे या फिर सीधा पूछा जाएगा कि कौन सी रेखा किस 2 देशों के संदर्भ में है। ठीक है ना? तो आ जाओ, सबसे पहले आप समझो, क्या समझोगे कि जो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है वो किन 2 देशों के संदर्भ में है? पहले आप बताओ किन 2 देशों के संदर्भ में है? तो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन। और भारत चीन के संदर्भ में मैकमोहन लाइन। डूरंड लाइन है, वो अफगानिस्तान के साथ थी पहले ओरिजिनली, लेकिन अब क्या है, उसको पीओके के क्षेत्र को पाकिस्तान ने अधिकृत कर लिया है, तो अब किसके साथ जुड़ी जाती है वो डूरंड लाइन? पाकिस्तान के साथ। देन अगर बांग्लादेश के साथ बात करें तो वो भी रेड क्लिफ की ही बात होगी। ठीक है ना, कि बांग्लादेश के साथ कौन सी? रेड क्लिफ। अब 2 क्षेत्र हैं, एक है लाइन एलओसी, एक कौन सा है? एलओसी, दूसरा है एलएसी। इनमें कंफ्यूज होते होंगे आप। तो एलओसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में है। देन एलएसी को भारत और चीन के संदर्भ में बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के साथ हमने देखा था समुद्री सीमा विवाद है। ठीक है ना, तो इन बाउंड्री को आप जब भी जाओ एग्जाम में पहले या एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना इनको। ठीक है ना, एक प्रश्न ट्राई करो, कौन सा एक यानी कौन सा युग्म केवल एक सही है? कौन सा इनमें से बताना है?
कि केवल एक एवं कौन सा सही है। तो देखो, मैकमोहन रेखा है, भारत चीन के संदर्भ में है। रेड के लिए भारत पाकिस्तान के में नहीं, ठीक है ना। डूरंड लाइन भारत म्यांमार के संदर्भ में है, नहीं। देन एलएसी भारत बांग्लादेश के संदर्भ में है, नहीं। राइट आंसर क्या है? मैकमोहन रेखा भारत चीन के संदर्भ में है, ठीक है। अब आ जाओ भारत की तट रेखा। तो इस संदर्भ में दो डाटा हैं, एक जो न्यू 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आया है, एक जो ओल्ड डाटा, ठीक है ना। दोनों को समझना है आपको। तो दोनों को समझना है, तो उससे पहले भारत की तट रेखा कुल यानी कि नया नया डाटा है उसके अनुसार, तो उसके अनुसार कितनी हो गई है? 11,098.8 किलोमीटर हो गई है। और पुराने डाटा के अनुसार कितनी थी? 7516 किलोमीटर थी, जिसमें मुख्य भूमि में कितनी थी? 5422। देन द्वीपीय इनको कितनी थी द्वीपीय वगैरह की? 2094 किलोमीटर थी। तो एग्जाम में अगर ओल्ड डाटा पूछे तो 7516, न्यू पूछे तो 11,098, ठीक है। बेसिक प्रश्न है। सबसे यानी कि 9 तटीय राज्य हैं, जैसे कि ये आपका इंडिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक समुद्री सीमा से 9 राज्य लगते हैं। 9 राज्य में गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश से समुद्री सीमा शेयर करते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीव। तो ऐसे करके 4 तटीय राज्य हो गए और 9, तो 4 तटीय यूटी हो गए और 9 तटीय राज्य हो गए। अब एक प्रश्न करो कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है? ऑब्वियसली आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अब पढ़ो तो और मजा आएगा कि अब आ जाओ सबसे लंबी और सबसे छोटी तट रेखा। तो सबसे लंबी एवं सबसे छोटी तट रेखा, तो सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसकी सबसे लंबी तट रेखा है। किसकी? अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। थोड़ा और समझो यहाँ पर, जैसे नवीनतम डाटा है ना, उसके अनुसार गुजरात की सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद आ जाओ आप तमिलनाडु पर, तमिलनाडु के बाद फिर आ जाओ किस पर? और एक और राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन यूटी में सबसे ज्यादा अंडमान एवं निकोबार की सबसे ज्यादा है। तो अब एक ट्रिक है जीटीए, जिसे याद रख लेना कि सबसे लंबी तट रेखा किन किन राज्यों से है। तो गुजरात, तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, इनकी सबसे लंबी है। सबसे कम है तो गोवा है सबसे कम। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सिंपल हुआ। अब देन नेक्स्ट, भारत की समुद्री सीमाएं, हमने जब हम बेसिक समझ रहे थे तभी बता दिया था। एक तरफ क्या है आपका? अरब सागर, एक तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी, देन इस तरफ क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर। समुद्री सीमा शेयर करने वाले देश या समुद्री सीमा वाले देश नजदीक, तो श्रीलंका, मालदीव मुख्य भूमि के पास। वहां की इस तरफ इंडिया के इस तरफ जाओगे दक्षिण में, तो यहाँ पर आपको कौन मिल जाएंगे? थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, और ऊपर की तरफ म्यांमार। देन महत्वपूर्ण कुछ और फैक्ट हैं। मन्नार की खाड़ी है, वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जैसे ये इंडिया रहा आपका, देन यहाँ पर श्रीलंका है, तो इस बीच में कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। इसी यानी कि पाक की खाड़ी को बोलते हैं यहाँ पे। देन कन्याकुमारी, कन्याकुमारी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर का संगम है, ठीक है ना। एक प्रश्न ट्राई करो इस संदर्भ में। अब एक प्रश्न ये है, भारत की तट रेखा किन 3 जलीय निकाय से गिरी है? तो किन 3 जलीय निकायों से गिरी है? देखो, लाल सागर कहीं पढ़ा था आपने? नहीं ना। तो पहला ऑप्शन गलत। देन दूसरे में देखो, हमने अरब सागर पढ़ा था, बंगाल की खाड़ी पढ़ी थी, हिंद महासागर पढ़े थे, यस पढ़े थे तीनों। तो ये तो सही होना चाहिए। देन दक्षिणी चीन सागर पढ़ा था? नहीं ना। देन फिर नेक्स्ट है, पॉइंट दिखाई दे रहा होगा आपको, वो है डी, कि भूमध्य सागर, ये भी गलत है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। ऐसे करके कुछ जो हमने पढ़े हैं ना, उस आधार पर भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देन आओ अगेन दोबारा,
अब आ जाओ, एक यानी कि एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, यूएन क्लॉज। ये कब आता है? 1982 में आता है और प्रभाव कब होता है? 1994 में। देन यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो क्या करती है? विश्व के महासागरों के उपयोग संरक्षण की बात करती है, उनके नियम दिशा निर्देशों की स्थापना करती है। इसने समुद्री क्षेत्रों को 5 भागों में विभाजित किया था, जैसे आंतरिक जल वाला, प्रादेशिक सागर संलग्न क्षेत्र और ईईजेड अनन्य आर्थिक क्षेत्र। देन हाई सी। हाई सी ऐसे सी होते हैं जिस पर विश्व का अधिकार हो, यानी कि सभी देश बराबर घूम सकते हैं, राइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हाई सी। इनको इमेज के थ्रू, जैसे मान लेते हैं एक तरफ इंडिया है, तो इंडिया का कुछ उबड़ खाबड़ इलाका है तो उसको इंटरनल वाटर होगा पहला, यानी कि आंतरिक हिस्सा। जैसे कि इसमें बताया तो पहला आंतरिक जल वाला पार्ट होता है, देन उसके बाद टेरिटोरियल सी होगा, यानी कि प्रादेशिक सागर होगा। फिर इसके बाद संलग्न क्षेत्र आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? संलग्न क्षेत्र। यहाँ पे ये समझ लो इंटरनल वाटर है, 12 नॉटिकल मील तक आएगा, वो कौन सा आएगा? प्रादेशिक। फिर उसके बाद संलग्न क्षेत्र आएगा 12, तो इस कुल मिलाकर यहाँ तक कितने हो गए? 24 नॉटिकल मील। तो उसके बाद आएगा, फिर आएगा ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वो आएगा ईईजेड। कितने तक होगा? यानी कि प्रादेशिक क्षेत्र से लेकर 200 नॉटिकल मील तक, तो यहां तक होगा क्या? ईईजेड। उसके बाद आपका क्या पहुंच जाएगा? हाई सी, जिस पर विश्व के अन्य देशों का अधिकार है। यहाँ पे नॉटिकल मील को समझ लो, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। तटरेखा की लंबाई हम नॉटिकल मील में मापते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक है, समझ लेना इसको। देखो प्रादेशिक सीमा तट से 12 नॉटिकल मील तक अभी तक पढ़ा था ना, तो विस्तृत होती है क्या? प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील तक। फिर प्रादेशिक सागर से परे स्थित है कौन सी? संलग्न क्षेत्र, वो 24 नॉटिकल मील तक होता है भारत का। ईजेड है वो किसी भी तटीय राष्ट्र के प्रादेशिक सागर में 200 नॉटिकल मील तक होता है, जो अभी आपने सीखा था वो सब क्या है? लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। एक नया पम्बन पुल बन रहा है जो कि यानी कि श्रीलंका से जोड़ेगा, कहां से? तमिलनाडु से रामेश्वर द्वीप को जोड़ेगा। कैसा है? वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। आप इसकी एक बार क्या करना, वीडियो भी देख लेना, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज क्या होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जब कोई जहाज वगैरह आता है ना, तो उस समय उसको ऊपर कर दिया जाता है, देन उसके बाद पहले फिर बाद में फिर जैसी वैसी अगेन स्थिति बन जाती है। देन नेक्स्ट, अब 2 शब्द हैं, कई बार आपने सीखा होगा कि एक तरफ तो आपको खाड़ी मिल जाती है, एक तरफ गल्फ शब्द आ जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज रहते होंगे। तो देखो गल्फ का अर्थ है, गल्फ यानी कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा इलाका, जैसे इंडिया के संदर्भ में ये समझो, ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी मतलब यानी घिरी हुई है, अपेक्षाकृत कम चौड़ी है तो उसको खाड़ी बोलेंगे, और ज्यादा अधिक चौड़ी है तो उसको गल्फ बोलेंगे। समुद्र या महासागर का गल्फ समझते हैं पहले। समुद्र या महासागर का वह क्षेत्र होता है वो 3 ओर से स्थल भाग से घिरा होता है, एक संकीर्ण मुख होता है, द्वार महासागर से जुड़ा रहता है। ये सामान्यतः बे की अपेक्षा अधिक गहरा और अधिक स्थिति होते हैं। इट मीन्स यानी कि ज्यादा चौड़े होते हैं उस गल्फ। और बे होते हैं, बे आंशिक रूप से स्थल भाग से घिरा होता है, गल्फ की तुलना में अधिक चौड़ा और कम गहरा होता है। देन नेक्स्ट, जैसे बंगाल की खाड़ी है, हडसन है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, विश्व की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। देन विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। देन नेक्स्ट, यहां तक अपने सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और हाँ, अगर चैप्टर सही लगा हो तो अपना ओपिनियन सभी बता देना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।